अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो टॉपिक था एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो इनकम्प्लीट रह गया था। चलिए आज हम फिर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हम थे स्ट्रक्चर ऑफ आइस पे कि आइस की जो डेंसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड वाटर के वो कम होती है, यानी डिक्रीज़ हो जाती है। तो बेसिकली ये ऐसा होता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल जब फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं तो इनके मॉलिक्यूल बिकम मोर रेगुलर एंड इट्स रेगुलरिटी एक्सटेंड थ्रू आउट द होल स्ट्रक्चर। तो इस तरह से ख़ुद को एक सीक्वेंस में या रेगुलरिटी में अरेंज करती हैं कि इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसिस आर क्रिएटेड हो जाती हैं इन द स्ट्रक्चर। वहीं एम्प्टी स्पेसिस से ये शो होता है कि वहाँ पर वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई हो रहा है ना, लेकिन वहाँ पर मास मौजूद नहीं है। जब वो मास डिक्रीज़ हो जाता है लेकिन वॉल्यूम ऑक्यूपाई है, इट्स मीन कि वहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाती है। डेफिनेटली डेंसिटी इज इक्वल टू मास टू वॉल्यूम रेशो होता है। तो जो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा आइस के अंदर तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाती है। तो अप्रॉक्सीमेटली दैट इज़ व्हेन वाटर फ्रीज इट ऑक्यूपाइज द 9% मोर स्पेस एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। तो लिक्विड वाटर स्टेट से जब आइस की स्टेट में कन्वर्ट होता है तो तकरीबन 9% ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है इसके मॉलिक्यूल्स। सो डैट इज़ वाई रिजल्ट क्या होता है इज़ डैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोटिंग करती है, तैर सकती है, क्योंकि जिन चीज़ों की डेंसिटी कम होती है वहीं चीज़ें पानी की सतह पर तैरती हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस का भी लाइक डायमंड की तरह से ही होता है। जिस तरह से कार्बन डायमंड के स्ट्रक्चर के अंदर एक टेट्राहेड्रॉन सेंटर में मौजूद होती है, इसी तरह से आइस के स्ट्रक्चर में भी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन है वो भी टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर शो करते हुए सेंटर में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अब देखें वाटर की जब व्हेन वाटर रीच एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड देन इट बिकम स्टार्ट टू द फ्रीजिंग। तो फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है तो फिर क्या होता है कि जो अपर लेयर है यानी कि सरफेस है वाटर की, देन बिकम लेस डेंस हो जाती है। तो लेस डेंस वाटर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे ऊपर हम ये देखते हैं कि अगर वो टेम्परेचर टॉप ऑफ स्लाइटली वार्म वाटर अंडरनीथ तो स्टेज रीच व्हेन इट्स फ्रीजेस। तो ऐसी स्टेज आ जाती है कि टेम्परेचर सराउंडिंग में इतना ज़्यादा यानी कि कोल्ड हो जाता है, इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है कि लेयर ऑफ आइस इंसुलेट करती है फिर वाटर अंडर द नीथ ऑफ फॉर द फर्दर हीट लॉस। तो जिससे क्या होता है कि जो कोई भी पॉन्ड्स यानी कि लेक्स हैं, स्ट्रीम्स है, सी है या रिवर के जो यानी कि दरिया, नदी, नालों, समंदर के जो पानी की जो ऊपर वाली सतह होगी वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। जिससे क्या होगा कि वो जो फ्रीज़ आइस होती है तो फिर वो एक्ट एज अ इंसुलेटर के तौर पर काम करती है। इंसुलेटर वो चीज़ें होती हैं, इंसुलेटर से मुराद है कि वो अपने आप में से यानी कि देयर नो यानी मोर हीट कैन पास आउट थ्रू दी आइस। तो मज़ीद हीट जो है ना वो टेम्परेचर जो है ना इस आइस में से पास आउट नहीं हो सकता है। डैट इज़ वाई जो फिर एक्वेटिक लाइफ होती है, हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होती हैं, फ़िश होते हैं जस्ट लाइक, वो समंदर में पानी की सतह के नीचे जो होता है ना वो सरवाइव कर सकते हैं। तो वैसे देखा जाए कितनी ज़्यादा ठंड में भी यानी कि 0 - डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला जाता है, 0 पे चला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता है। इतनी ज़्यादा ठंड के बावजूद भी एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करती है, वो इस वजह से क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होने की वजह से और इंसुलेट प्रॉपर्टी रखने की वजह से आइस सतह के पानी की सतह पे जब फ्लोटिंग करती है तो मज़ीद टेम्परेचर सतह समंदर का नीचे से उसको यानी हीट या टेम्परेचर को एस्केप आउट नहीं होने देती, मज़ीद हीट लॉस नहीं होती, ना ही मज़ीद जो टेम्परेचर है वो फॉल हो सकता है उस पानी का। तो डैट इज़ वाई प्लांट्स, फिश वगैरह उसको सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, क्योंकि हम जो डिटर्जेंट या सोप और डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं क्लींजिंग एक्शन के लिए, तो उनका क्या होता है, पोलर पार्ट्स भी होता है, नॉन पोलर पार्ट भी होता है। तो जो पोलर पार्ट होता है डेफिनेटली वो तो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है, हल पंजीर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डैट हैव हाइड्रोक्सिल्स आयन OHO। जबकि नॉन पोलर पार्ट्स रिमेन आउटसाइड द वाटर बिकॉज दे आर अल्काइल या बेंजाइल पोर्शन आर द इनसॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि वी नो डैट क्योंकि जो डिटर्जेंट्स होते हैं, जो सोप्स होते हैं, यानी कि ये साबुन वगैरह, ये जो उसमें
लॉन्ड्री में सफाई के लिए यानी कि क्लीनिंग एक्शन के लिए जो यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली ये अरोमेटिक्स कंपाउंड्स भी होते हैं इनके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं, एज वेल एज इनके अंदर ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनका पोलर पार्ट भी और नॉन पोलर पार्ट। तो जो पोलर पार्ट होता है डेफिनेटली ड्यू टू हैविंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर दे यानी कि कैपेबल टू डिजोल्व इन द वाटर, बट नॉन पोलर बॉन्ड तो डेफिनेटली वो नॉन पोलर वो आर नॉट यानी कि सोल्यूबल होता है इन दी वाटर के अंदर, जस्ट लाइक अल्काइल एंड बेंजाइल पोर्शन जैसे कि होता है डिटर्जेंट्स के। नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल्स जो हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स होते हैं डैट वी टेक या डैट वी हैव टू यानी कि टेक इन आवर बॉडी थ्रू आवर डाइट से जो हम लेते हैं इनको, तो उनके अंदर हम ये देखते हैं कि जैसे सच लाइक प्रोटीन लेते हैं। तो प्रोटीन जैसे हम मीट से लेते हैं, एग से लेते हैं, तो उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। जैसे लाइक प्रोटीन क्या होते हैं, बेसिकली फाइबर्स लाइक दोज फाउंड इन अ हेयर, सिल्क एंड द मसल्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो बेसिकली प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स होते हैं और इनके अंदर क्या होती है भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो दीज लॉन्ग चेन्स आर कॉइल्ड अबाउट वन अनदर इनटू स्पाइरल, दिस स्पाइरल इज कॉल्ड हेलिक्स। जो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अ प्रोटीन के अंदर कि इनके ये जो हेलिक्स होते हैं स्पाइरल इज कॉल्ड। तो सच हेलिक्स में एदर भी राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड भी हो सकते हैं। तो इनके अंदर मुख्तलिफ यानी फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, NH ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप CO पाए जाते हैं। दे आर वर्टिकली एडजस्टेंट टू वन अनदर एंड दे आर लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे कि NH है या COO है, कार्बोनाइल ग्रुप है। अब दूसरे के अंदर जैसे NH ग्रुप है, तो इस यानी कि हेलिक्स के अंदर और इसमें हम ये देखते हैं कि इनमें जो बॉन्डिंग होगी यानी कार्बोनाइल ग्रुप और NH के दरमियान जो आपस में लिंक टुगेदर होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ही होती है। तो दीज हाइड्रोजन बॉन्ड लिंक वन स्पाइरल टू दी अदर स्पाइरल। तो इसी तरह से एक हेलिक्स में एक स्पाइरल को दूसरे स्पाइरल से जोड़ने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करती है, यानी एक स्पाइरल दूसरे स्पाइरल से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से ही वो जुड़ा हुआ होता है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है और इसका जो NH ग्रुप होगा उसके अंदर जो मौजूद हाइड्रोजन है दैट इज विल बी एबल टू मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन of the carbonyl group, and then through this hydrogen bonding each spiral of the helix they are connected to the each other. तो X-rays analysis has shown that on average there are 27 amino acid units हैं for each turn of helix। हर एक हेलिक्स की each टर्न करने पर उसको हम ये देखते हैं कि अमाइनो एसिड की जो क्वांटिटी है हमने एक्सरे स्टडीज़ के ज़रिए से मालूम किया वो है 27। फिर हमारे पास आगे दिया हुआ है कि DNA के अंदर भी उसके दो स्पाइरल होते हैं जिसे हम DNA कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो DNA RNA आपने पढ़ा होगा, ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं मेन, तो दे आर क्वाइल्ड अबाउट ईच अदर ऑन दी कॉमन एक्सिस। तो ये दो स्पाइरल आपस में क्वाइल्ड होते हैं, जिस तरह से आपको इस तरह से दिखाया गया है, यानी एक दूसरे के साथ ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में मौजूद हैं। तो इनके अंदर जो यूनिट्स भी मौजूद होते हैं, बेस यूनिट्स होते हैं, जैसे साइटोसिन है, गवानिन है, थायोमीन है, एडेनिन है। तो इसमें क्या होते हैं कि जो डबल हेलिक्स अप्रॉक्सीमेटली इनका 18 to 20 एंगस्ट्रॉन का यानी कि डायमीटर होते हैं। तो ये जो स्पाइरल होते हैं आपस में लिंक टुगेदर है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ही लिंक टुगेदर है। देखिए इनके अंदर ट्रिपल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से इनके स्पाइरल जो है ना वो एक दूसरे के साथ लिंक टुगेदर हो। फिर उसके बाद दूसरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या मोस्टली हाइड्रोकार्बोनेट्स में भी पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में भी लाइक ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, इसी तरह से मल्टोज है या सेलुलोज है। तो इनके अंदर क्या होती हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है ग्लूकोज के अंदर। जैसे अभी देखिए ना CHO एल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद होता है और कीटो ग्रुप भी मौजूद होता है। तो CHO ग्रुप है, इसी तरह से OH ग्रुप यहाँ पर अटैच होता है, इस तरह से कार्बन की एक लॉन्ग चेन बनती जाती है, H इधर होता है तो OH इधर होता है। इस तरह से क्या होता है कि ग्लूकोज के यानी कार्बोहाइड्रेट दैट हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन देम ईच आर रिस्पांसिबल फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग in the them, that is why carbohydrates are soluble in the water। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल के अंदर भी मौजूद होते हैं कि मोस्टली हमें देखते हैं कि पेंट्स जो डाइज हैं, कलर है, वो उनके अंदर एडहेसिव फोर्सेस जो पाई जाती है जिससे वो किसी भी जगह के साथ यानी जहाँ पर भी हम इसको अप्लाई करते हैं उन पेंट को, वहाँ पर ये उनके साथ यानी कि एडहेसिव एक्शन करती हैं यानी अटैच्ड हो जाती हैं। तो वो बेसिकली क्यों होते हैं, वो उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो दिस प्रॉपर्टीज़ डिवेलप ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये खसूसियात शो करते हैं। तो मोस्टली हमें देखते हैं कि ग्लू के अंदर जो हनी भी है तो एज अ स्टिकी सब्सटेंसेस है, तो इट्स मीन डैट के दे
दे हैव आल्सो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग दम, कि उनके अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही पाई जाती है, क्योंकि ग्लू के अंदर भी एडहेसिव फोर्सेस होती है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, या यानी कि जिससे वो कोई चीज़ चिपक जाते हैं, किसी के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। जस्ट लाइक आप इस तरह से हनी पे भी देखते हैं कि हमारे हाथ पे लग जाती है तो हमें स्टिकी स्टिकी से महसूस होती है। तो बेसिकली हमें कहते हैं कि जैसे मीठा मीठा सा हम कहते हैं कि शीरा हमारे हाथ को लग गया, जस्ट लाइक। तो ये जो ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डैट इज़ ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट अमंग दैम। सो वी यूज़ द कॉटन, सिल्क या सिंथेटिक फाइबर्स यूज़ करते हैं फॉर द क्लॉथिंग के लिए, वार्डरोब के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो सो वी कैन से डैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ ऑफ अ वाइटल इंपॉर्टेंट इन दिस थ्रेड मेकिंग मटेरियल्स के अंदर एक बहुत ही अहम और लाजमी जुज़ है। सो दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर रिजिडिटी एंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि उनको मजबूती देने के लिए और उनको एक ख़ास यानी कि स्ट्रॉन्गली फिर्मली तौर पर उनको एक शेप देने के लिए या उनको मजबूती देने के लिए फैब्रिक्स में यानी कि इस्तेमाल की जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत अहम रोल होता है। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ते हैं ये भी मैं आपको पढ़ाते चलती हूँ, क्योंकि हमारा जो सिलेक्टिव स्मार्ट सिलेबस में इवेपोरेशन का भी टॉपिक इंक्लूडेड है। तो ये छोटा सा इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि वैसे तो ये डिटेल में है, लेकिन हमने इसको सिर्फ शॉर्ट ही कर पढ़ना है। तो इवेपोरेशन क्या होती है? इवेपोरेट करना यानी कि किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का वेपर्स में कन्वर्ट होना, इसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो बेसिकली के लिक्विड के मॉलिक्यूल मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनके मॉलिक्यूल्स में कोलिजन्स होती हैं, दूसरे के साथ टकराते हैं, और वो उनकी जो कोलिजन्स होती है डैट इज़ वाई उनकी मोशंस की वजह से वो डिफरेंट एनर्जी यानी कि मुख्तलिफ एनर्जी के वो कैरी करती हैं। यानी कि मॉलिक्यूल्स लाल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी मौजूद होते हैं और लो एनर्जी वाले काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी मौजूद होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल विच हैव द लो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो जिनकी कम होती है और जबकि जिनकी ज़्यादा होती है, वाइल अदर हाई काइनेटिक एनर्जी वाले वो मूव फास्टर, वो तेज़ी के साथ मूव करते हैं। वो इतनी तेज़ी के साथ मूव करती हैं कि इफ़ वन ऑफ द हाई स्पीड मॉलिक्यूल्स रीचेस द सरफेस, जब वो लिक्विड जिसमें रखा गया ना कंटेनर में लिक्विड को, जब उसकी सरफेस तक पहुंचते हैं, वहीं हाई काइनेटिक एनर्जी रखने वाले फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स व्हेन रीचेस द सरफेस देन इट मे एस्केप द अट्रैक्शन ऑफ इट्स नेबरिंग मॉलिक्यूल एंड लीव द बल्क ऑफ द लिक्विड, जिससे वो अपने इर्द गिर्द माहौल में रखने वाले मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन बना लेते हैं और वो उस लिक्विड की सरफेस को लीव कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, यानी एस्केप आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। वहीं कौन वाले मॉलिक्यूल्स? हाई काइनेटिक एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स। सो वी कैन से डैट इन द प्रॉपर वर्ड इवेपोरेशन को अगर हम को डिफाइन करें तो दिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन एंड इट कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर। तो ये एक स्पॉन्टेनियस अमल है, एक स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है, यानी खुद ब खुद लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का अपने लिक्विड के सरफेस को छोड़कर वेपर्स में कन्वर्ट होना किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, उसे हम इवेपोरेशन का अमल कहते हैं। तो टेम्परेचर जो होता है ना, कम पे भी इवेपोरेशन हो जाती है, हाई पे भी इवेपोरेशन हो जाती है। तो बेसिकली इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इवेपोरेशन की, वजह होती है कि जैसे ही वो जहाँ पर इवेपोरेशन होती है और वहाँ पर भी क्या होता है कि इवेपोरेशन काजेज अ कूलिंग, वहाँ पर वो चीज़ ठंडी हो जाती है या वो ठंडक का बाइस बनती है। जैसे कि रीज़न इज़ डैट व्हेन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव्स द लिक्विड एंड लो एनर्जी मॉलिक्यूल लेफ्ट बिहाइंड। डेफिनेटली हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स तो लिक्विड को छोड़ गए हैं, बाकी पीछे कौन से बचे हैं? लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बचे हैं। तो डैट इज़ वे डेफिनेटली लिक्विड का जो टेम्परेचर होगा तो ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगा, यानी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज होने से वो लिक्विड क्या हो जाएगा? दैन इट्स बिकम अ कोल्ड, वो ठंडा हो जाता है। तो फिर टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड फॉल्स एंड हीट मूव्स फ्रॉम द सराउंडिंग। अगर मज़ीद टेम्परेचर फॉल करना है तो फिर मज़ीद यानी कि हीट जो होते हैं ना वो सराउंडिंग से यानी कि अगर मज़ीद क्या होता है कि अगर हीट सराउंडिंग से अब उस लिक्विड में एब्जॉर्ब होना चाहती है देन टू द लिक्विड एंड द टेम्परेचर फिर क्या हो जाएगा? ऑफ द सराउंडिंग आल्सो फॉल। इस तरह से सराउंडिंग का फिर टेम्परेचर फॉल हो जाएगा और लिक्विड का बढ़ जाएगा। यानी कि एक स्पॉन्टेनियस तौर पर, एक कुदरती तौर पर या नेचुरली खुद ब खुद होने वाला ये एक अमल है, एट एनी टेम्परेचर के ऊपर ये डिवेलप होता है। तो देयर आर मैनी फैक्टर्स भी है विच कंट्रोल द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अच्छा, अपनी एग्जांपल मेरे माइंड में याद आ रहा है। अब देखें कि हमारे जो कोई भी एक हम करते हैं, आप जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बताऊं
कि हमारी बॉडी के, या देखिए ना, अब पसीना निकलता है गर्मियों में, ठीक है ना। तो जब ये पसीना निकलता है फिर उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कुछ लम्हे के लिए हमारी बॉडी जो है ना वो ठंडक महसूस करती है, एक कूलिंग टाइप महसूस करती है। तो बेसिकली वो कैसे होता है, क्योंकि जब हमारे जो हमारा जो यानी कि पसीना होता है, उसके जो वाटर ड्रॉपलेट हम कहें, जब वो हमारे बॉडी से एस्केप आउट होता है तो उसको एस्केप आउट होने के लिए, उसको इवेपोरेट होने के लिए इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कि उसको हीट की ज़रूरत होती है उनके इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, ताकि वो आप उनकी फोर्सेस ब्रेक हों, टूटने के लिए हीट और टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। वो तो हमें मिल रहा होता है टेम्परेचर। फिर वो क्या होता है कि उसकी इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए फिर वहीं जो वो टेम्परेचर या हीट इस्तेमाल करते हैं वो अपनी ही काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने ही उसमें मौजूद यानी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए वो बाहर निकलते हैं, जिससे फिर हमारे जो जिस्म का फिर हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा यानी कि फॉल हो जाता है। फिर हमें थोड़ी सी ठंडक कूलिंग टाइप महसूस होती है यानी कि पसीना निकलने से। तो फिर इस तरह से आप देखें, अब घड़े का जो पानी होता है वह कहता है कि वो ठंडा ही रहता है। वो कैसे रहता है ठंडा पानी, तो उसके जो घड़े को जो बनाया जाता है बेसिकली उसको जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो उसमें पोर्स होते हैं, मट्टी का घड़ा, छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब एक उस पे जब वाटर के जब मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो इवेपोरेशन के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। वही एनर्जी वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स में। फिर उन्हीं काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए वो बाहर मूव कर जाते हैं, ठीक है, उन पोर्स से गुजर कर बाहर मूव। अब बाकी पीछे क्या बचे, बाकी जो है ना वो लो काइनेटिक एनर्जी वाले यानी कि मॉलिक्यूल बच गए, या तो फिर वो यानी कि मॉलिक्यूल्स की जो हीट है या काइनेटिक एनर्जी वो तो डिक्रीज़ हो गई, वो कहाँ इस्तेमाल हुई है, कहाँ खर्च हुई है, वो तो उन मॉलिक्यूल्स को बाहर पास आउट करने में इस्तेमाल हो गई। डैट इज़ वाई फिर हम ये देखते हैं कि घड़े का जो पानी होता है वो ठंडा रहता है। तो ये बेसिकली भी इवेपोरेशन का अमल यहाँ पर भी मौजूद होता है। तो अब फैक्टर कौन कौन से होते हैं, देर आर यानी कि मैनी फैक्टर्स होते हैं डैट कंट्रोल करते हैं द रेट ऑफ इवेपोरेशन को ऑफ द लिक्विड को। तो सिंस बेसिकली इवेपोरेशन अकर फ्रॉम द लिक्विड सरफेस से होती है, तो इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज कर दें then more molecule are able to escape and the liquid evaporate more quickly। यानी अगर हम सरफेस एरिया ज़्यादा होगा देन उसके पास जो चांसेस होंगे इफेक्ट करने के टेम्परेचर के या हीट के वो ग्रेटर होंगे। देन इस वजह से कोई भी यानी कि एस्केप आउट होने के चांसेस भी लिक्विड के मॉलिक्यूल के मोर क्विकली हो जाएंगे। तो फॉर द लिक्विड हैविंग दी सेम सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज कंट्रोल बाय द टेम्परेचर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और एज वेल एज टेम्परेचर के ऊपर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर भी डिपेंड अपॉन करता है। तो एट हाई टेम्परेचर के ऊपर हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैविंग द ग्रेटर एनर्जी होती है। ज़ाहिर बात है जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो एनर्जी इनकी इंक्रीज़ हो जाती है, तो सो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। यानी कि किसी का हम ये देखते हैं ना कि वाटर को जब बॉयल करते हैं उनको टेम्परेचर हम ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं तो फ़ौरन से वो वेपर उनके बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाती है। फ़ौरन से बढ़ने से फिर वो क्या हो जाते हैं, इवेपोरेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाता है। तो सिमिलरली इफ़ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, अगर उन्हीं मॉलिक्यूल्स में मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो उनका आपस में जोड़ के रखे हुए हैं अगर वो वीक होंगी, देन इवेपोरेशन का जो अमल होगा वो भी फास्टर और क्विकली होगा। सपोज अगर हम देखते हैं कि गैसोलीन है हुज द मॉलिक्यूलर जो फोर्सेज है एक्सपीरियंस वीकर है एंड लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन गैसोलीन के अंदर देखें आप, या आप उसके अंदर यानी कि तमाम जो एथेनॉल में देख लें, इथाइल अल्कोहल्स के अंदर देख लें, तो यानी कि इनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वेरी वीक होती हैं। तो वीक फोर्सेस होने की वजह से इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड की सरफेस से इजीली या फास्टली क्विकली तौर पर वह एस्केप आउट हो जाते हैं, बाहर जो है ना वो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो उनमें इवेपोरेशन का अमल जो है ना वो ज़्यादा होता है। तो डैट इज़ वाई आप देखते हैं कि आपने कोई एक सिपरेट देखते हैं आप एथेनॉल या अल्कोहल, क्योंकि 98% जो है ना वो उसके अंदर एथेनॉल पाई जाती है सिपरेट के अंदर। तो वो हम अगर खोल के रखते हैं तो वो फ़ौरन से हम कहते हैं कि ये उसके स्मेल भी आना शुरू हो जाते हैं और वो उनके अंदर इवेपोरेशन का जो अमल है वो ईजिली इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से गैसोलीन भी होती है। तो क्या होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि एथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल है, तो उनमें क्या होती है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वेरी वीक होती है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक होने की वजह से
उनके जो मालिक्यूल्स होते हैं वो ईज़िली तौर पर इवेपोरेट हो जाते हैं। यानी कि ये एक फैक्टर है कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन विल बी इंक्रीजेज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली इवेपोरेशन भी बढ़ेगी। हाँ, अगर फोर्सेस वीक होंगी तो फिर डेफिनेटली उनका जो इवेपोरेशन का जो अमल होगा वो भी बढ़ेगा, क्योंकि फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होंगी, मालिक्यूल एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली अटैच्ड होंगे, हेल्ड टुगेदर होंगे, तो डेफिनेटली मालिक्यूल किस तरह से एक दूसरे को छोड़ सकते हो, तो फिर नहीं छोड़ सकेंगे, फिर इवेपोरेशन का अमल नहीं हो सकेगा। तो ये हमने कंप्लीट कर ली है अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस और टॉपिक था इवेपोरेशन। आगे हमारे पास वेपर प्रेशर है जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मैं आपको नेक्स्ट हमारा जो अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टिव स्मार्ट सिलेबस जो भी टॉपिक होगा वो आपको मैं कवर करवा दूँगी। ओके स्टूडेंट, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखिए। अल्लाह हाफिज़।